दोस्तों, मैं अब जिलियन राइट को न्योता दूंगा। जिलियन राइट सुपरिचित लेखक और अनुवादक हैं। मार्क टली के साथ इंडिया इन स्लो मोशन किताब के अलावा कई कृतियां हैं आपकी। भीष्म साहनी की कहानियों और राग दरबारी तथा आधा गांव उपन्यास का इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। मेरा सौभाग्य है कि अ विलेज डिवाइडेड मैंने पूरी पढ़ी है और दुर्भाग्य यह कि बहुत कोशिश करके भी मैं जो गलतियां ढूंढना चाहता था उसमें नाकाम रहा। तो जिलियन राइट को मैं आमंत्रित करता हूँ। आइए। दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ हाजिर हूँ और कि हॉल इतना भरा हुआ है कि सब लोग आए हैं दास्तान सुनने के लिए और राग दरबारी के लिए, और उसका 50वां साल है। और आई थिंक एक बहुत खुशी की बात है। आज पहली दफ़ा हम सुनने जा रहे हैं दास्तान राग दरबारी, और मुझे यकीन है कि महमूद साहब को मालूम होगा आज एक शाम की दास्तान है, लेकिन राग दरबारी में इतनी कहानियाँ, इतनी लाजवाब किरदार हैं कि पूरा महीने भर का दास्तान चल सकता था। मैं यहाँ अनुवादक के रूप में खड़ी हूँ और राग दरबारी की अनुवादक की गिरोह करीबन कम से कम 15 इंसानों का है। इसलिए क्योंकि 90s तक जब हमने अनुवाद किया इस किताब की, तो तब तक कम से कम 15 ज़बानों में, भारतीय ज़बानों में राग दरबारी का अनुवाद हो चुका था। और मेरी खुशकिस्मत है क्योंकि आजकल बहुत सारे अच्छे अनुवादक हैं जो हिंदी से अंग्रेज़ी अनुवाद करते हैं, तर्जुमा करते हैं। कि मेरी खुशकिस्मत थी कि मैं गई थी वहाँ पे श्री राम सेंटर में। आपको मालूम है दिल्ली में ज़्यादा हिंदी किताबों की दुकानें नहीं हैं, और वहाँ से मैंने ख़रीदी राग दरबारी और फिर पढ़ी, और फिर मार्क साहब को पढ़ के सुनाया कुछ हिस्से, और हमें हंसते हंसते हमारा हाल पूरा हो गया, बिल्कुल पूरा, आंखों में आंसू आ गए। और मार्क ने कहा और हमने सोचा कि ये बिल्कुल इसमें सच्चाई है, 16 आना सच्चाई है। और इसके अलावा इसके जैसे कोई किताब न थी न अब तक है अंग्रेजी में। तो इसलिए जब किताब पढ़ के हम वापस आए दिल्ली, तो हम गए थे पेंगुइन के पास, और पेंगुइन और श्रीलाल शुक्ल को भी संपर्क किया, और दोनों राज़ी हो गए बहुत जल्दी कि इसका किताब का अनुवाद हो जाएगा। और मैं कह सकती हूँ कि श्रीलाल शुक्ल अनुवादक के लिए एक परफेक्ट लेखक है, बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि वो अनुवादक को भरोसा करते थे, वो मुझको आज़ादी दिया करते थे कि लेकिन क्योंकि मेरी पहली किताब थी अनुवाद का, तो इसलिए मुझे उनकी मदद चाहिए थी। तो वो स्वीकार हो गए कि ठीक है, आप कम टू मी, आई विल करेक्ट द हाउलर्स, यानी बहुत बड़ी लड़कियों को हम ठीक कर देते थे। तो जब मैंने काफ़ी चैप्टर्स तैयार किए, तो मैं रेलगाड़ी में बैठ के लखनऊ पहुंच गई, फिर टांगे से या स्कूटर से पहुंच गए थे अपने उनके इंदिरा स्थित घर, और हम बात करते थे और थोड़ा बहुत अनुवाद भी पढ़ते थे। और तब मुझे एहसास हुआ है कि ये आदमी जो इतने मज़ाहिया बातें करते हैं अपने नावल में, अपने उपन्यास में, अपने काम के प्रति, यानी अपने साहित्यिक काम के प्रति कितना गंभीर है, और इनकी ज़िंदगी में इतनी अहम इसकी पोजीशन है। और क्योंकि मुझे तब उनके परिवारजनों से थोड़ा बहुत मुलाकात होती रहती थी, मुझे एहसास हुआ कि इनका रोल उनको इतने बड़े लेखक में कितना है। ख़ास तौर पे उनकी बीवी, जब उनको थोड़ा एकांत चाहिए था, वो मुझे बताया करते थे कि उनको चाहिए कुछ समय अलग,
तो वो बच्चों को संभालती थी और वो कहीं जाके शायद मसूरी में दफ़ा कहीं और चले जाते थे लिखने के लिए, जहाँ तक मुझे याद है यही था। और उनके माध्यम से उनकी कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई लखनऊ में, जैसे कुमार नारायण साहब है, बहुत महाकवि, इसके अलावा बहुत ही अच्छे और नेक इंसान। और रशीला शुक्ला के दोस्त भी राग दरबारी में उनके भी एक रोल था। शीला जी ने मुझे बताया है कि किस तरह राग दरबारी वजूद में आया। उन्होंने कहा कि हमने 30-40 ग्रामीण कहानियाँ लिखी और फिर हमने कुछ अपने दोस्तों के साथ, ये दोस्त थे कुछ पत्रकार थे, कुछ लेखक थे, हम मिलते थे कार्ल्टन होटल में। और वो ज़माना था कि ये कम्बख्त माल नहीं बना था या मॉल नहीं बना था, कार्ल्टन था, बड़े बड़े लॉन थे, बहुत अच्छी जगह थी बैठने के लिए। और आपस में बैठ के वो सुनाते थे कहानियाँ। उनके दोस्तों ने कहा कि इसमें कुछ अलग सी बात है, या ये ना रोमांटिक नज़र है देहात का और ना सब कुछ ख़राब है, यानी इसमें एक चीज़ है जो बिल्कुल ख़ास है। तो उनके कहने पे फिर आहिस्ता आहिस्ता ये उपन्यास ने रूप ले लिया है, जिसमें असलियत में उन्होंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया, मैं कहूँगी। उन्होंने ये भी कहा हमसे कि अब मुझे लगता है कि हमारे नॉवल जो है राग दरबारी डेटेड हो गया, और ये 90s में कह रहे हैं, 21वीं सदी तक नहीं आए थे। और जैसे अग्रवाल जी ने कहा और सही कहा, उन्होंने कहा आजकल जो सच्चाई है उसको पूरे बताने के लिए गैब्रियल मार्केज के जैसे दिमाग चाहिए। उन्होंने कहा कि जो 2 मेन तब्दीलियाँ उन्होंने देखी हैं तब की शिवकागंज और 90s में, एक तो पैसे का बल और दूसरे बंदूक का बल, 2 चीज़ जिसमें काफ़ी फ़र्क आ गया था। लेकिन एक तरह से ये सच भी है, तब मंडल नहीं आया, कमंडल नहीं आया, बसपा सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी आप इसलिए यहाँ हैं आज क्योंकि ये सच्चाई, जैसे ये पूरा देश, जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा, पूरा देश अभी भी शिवपालगंज है। और इसलिए जब इतने हजारों उपन्यास है, एक राग दरबारी है जिसकी दास्तान हम सुनने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सुना आपने, अनुवाद करने के लिए भी किताब खरीदी जाती है। मैं होता तो प्रकाशक से कहता भिजवा दीजिए, अनुवाद करना है।